हाय एवरीवन, यू आर वेलकम फॉर माय चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल MAY एजुकेशन पॉइंट में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए अंत समय तक। आप लोगों को आज हम पार्ट 6 यानी कि केमिस्ट्री के पार्ट 6 में कुछ बताएंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें कुछ टॉपिक को हमने कवर करवा दिए हैं। आज कुछ बचे हुए टॉपिक को कवर करवाएंगे, फिर से हम इस टॉपिक को दोहराएंगे। टॉपिक मेरा पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन कहा जाता है। पहला मेरा है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन। दोनों एक ही चीज होता है, संयोजन या संश्लेषण। नाम दोनों का अलग अलग है, बट दोनों का अर्थ एक ही है। संयोजन का अर्थ होता है मतलब मिलना आपस में, जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करेगा, मिलेगा, मतलब जोड़ना जिसको कहते हैं, माने ऐड होगा, आपस में मिलेगा। तो संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। संश्लेषण मतलब कोई नया पदार्थ संश्लेषित होया, माने दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक यौगिक कंपाउंड आपस में मिल करके नए कंपाउंड का निर्माण किया है। सपोज इसमें तत्व और तत्व भी आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है, या एक तत्व और दूसरा यौगिक भी हो सकते हैं, और या यौगिक भी यौगिक से अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण कर सकता है। इसमें या तो तत्व भी तत्व से अभिक्रिया करता है, या तत्व यौगिक से अभिक्रिया करता है, या यौगिक यौगिक से अभिक्रिया करके नए कंपाउंड का निर्माण करता है। और नया कंपाउंड का जो गुण होगा वो मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल अलग होगा। जैसे मैंने पहला बताया कि ये इसमें जो कंपाउंड होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स अभिक्रिया करके भी नए कंपाउंड बना सकते हैं, या तत्व कंपाउंड से भी अभिक्रिया करके नए कंपाउंड बना सकते हैं, या कंपाउंड से भी अभिक्रिया करके एक बड़ा कंपाउंड बना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, या एक बड़े पदार्थ का या बड़े यौगिक का निर्माण करता है, जिसमें नए यौगिक का जो निर्माण होता है मूल पदार्थ से गुण से बिल्कुल भिन्न होता है, वो अर्थात अलग होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, कार्बन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये आपस में तत्वों के बीच अभिक्रिया हो रही है। ये भी एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स मिलकर के नए कंपाउंड्स बना रहे हैं, न्यू कंपाउंड्स बना रहे हैं। यहाँ मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ पे मैग्नीशियम भी एलिमेंट्स था, ऑक्सीजन भी एलिमेंट्स था, और दोनों एलिमेंट्स मिलकर के एक नए कंपाउंड का निर्माण किए। तो यहाँ पे तत्व और तत्वों के बीच अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन विथ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स। और सेकेंड मेरा ये होगा कि तत्व और तत्व यौगिक से भी अभिक्रिया करती है। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया जाए तो अगर हम कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड से भी अभिक्रिया करवाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देखिए कि ये कार्बन एलिमेंट्स था और कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, और ये एक तत्व और एक कंपाउंड, ये दोनों तत्व और कंपाउंड मिलके एक नए कंपाउंड बनाता है। तत्व और यौगिकों के बीच भी अभिक्रिया होती है, तत्व यौगिक आपस में अभिक्रिया करके भी एक नए कंपाउंड बनाते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरा है कि यौगिक और यौगिक के बीच भी अभिक्रिया होता है, रिएक्शन बिटवीन कंपाउंड एंड कंपाउंड, अर्थात यौगिक और यौगिक के बीच भी अभिक्रिया होती है। जैसे कि हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, ये मेरा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको काली चुनावी कहा जाता है, इसको हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। तो एक नया कंपाउंड बना, यानी कि कंपाउंड और कंपाउंड भी आपस में अभिक्रिया करके एक नए कंपाउंड बनाते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, यानी कि नाम में ही काम छुपा हुआ है। कहने का अर्थ नाम में ही काम छुपा हुआ है, यानी कि संयोजन मतलब क्या, संयोग करना, मिलना। तो यहाँ पर देखिए सब जितने भी कंपाउंड, जितने भी एलिमेंट्स सब आपस में संयोग किए, आपस में अभिक्रिया किए और नए कंपाउंड का निर्माण किया। और जितने भी नए कंपाउंड बनते हैं, जितने भी, यानी कि जिसको प्रोडक्ट कहा जाता है, प्रतिफल कहा जाता है, सबका जो नेचर होगा, सबका जो प्रॉपर्टीज होगा अलग अलग होगा। किसके प्रॉपर्टीज से, तो रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से, अर्थात अभिकारक के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल दोनों भिन्न होगा, अर्थात डिफरेंट होगा। आज हम अगली टॉपिक की चर्चा करेंगे जो हमारा है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है।
दूसरी अभिक्रिया है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें भी नाम में काम छुपा हुआ है। वो कैसे? तो वियोजन मतलब एक दूसरे से अलग हो जाना, वियोजित होना। अपघटन का अर्थ होता है टूटना, खंडित होना, और वियोजन का अर्थ होता है एक दूसरे अलग होना। नहीं, यानी कि दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए दोनों का वही नाम, या तो वियोजन इसको कह सकते हैं या अपघटन कह सकते हैं। जिस प्रकार हमने पहला समझा था कि जिसको संयोजन या संश्लेषण उसी को बोला जाता है, तो आप लोगों को वियोजन और अपघटन दोनों एक ही होता है। वियोजन बोलिए या अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का अर्थ होता है कि टूटना, खंडित होना। जैसे हम कोई भी पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म होने के पश्चात, गर्म होने के फलस्वरूप वो नए पदार्थ में या छोटे छोटे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं, बदल जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। कि बड़ा कंपाउंड रहता है, बड़ा कंपाउंड में से दो छोटे छोटे कंपाउंड या दो से अधिक कंपाउंड भी का भी निर्माण कर लेता है, अलग हो जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CaCO3, एक बड़ा कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा कंपाउंड है। इसको जब गर्म किया जाएगा, जब इसको हम हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो ये अपघटित हो जाता है, इसका अपघटन हो जाता है, यानी कि ये खंडित हो जाता है, टूट जाता है, और टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे कंपाउंड का निर्माण करता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख करके इसको गर्म कर रहे हैं, ये गर्म का साइन हुआ। जब इसको गर्म किया गया तो कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा कंपाउंड था और जब इसको गर्म किया गया तो ये क्या हुआ? अपघटित हो गया। इसके अंदर एक अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया में स्वतः खंडित हो जाती है, टूट जाती है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वियोजन या अपघटन वैसी अभिक्रिया है जिसमें कोई बड़ा यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे यौगिक का निर्माण करता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, जिसका फॉर्मूला होता है KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है। जब इसका भी गर्म किया जाएगा, जब इसको भी गर्म करेंगे तो ये भी अपघटित हो जाता है, अर्थात इसका भी खंडन हो जाता है, ये भी टूट जाता है, ये भी वियोजित होता है, सब एक साथ रहता है। लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है सब में वियोजन की अभिक्रिया हो जाती है। वियोजन मतलब कि सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जैसे कि हम इसको गर्म किए तो पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करता है और साथ में ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। पोटेशियम क्लोराइड था, जब इसको गर्म किया गया तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल गया। यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे अगर हम इसको 3 यहाँ पे लिख देते हैं तो ये 6 ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। इससे क्या होगा? ये समीकरण संतुलित हो जाएगा। मैंने संतुलित करने का भी वीडियो अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे पोटेशियम 2 था तो इधर भी 2 हो गया, क्लोरीन 2 तो इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूना 6 तो इधर 3 दूना 6, यानी कि समीकरण संतुलित हो गया। इस तरीके से समीकरण को संतुलित किया जाता है, क्योंकि असंतुलित समीकरण को अध्ययन करना रसायन शास्त्र के नियम के उल्लंघन, इसलिए हम असंतुलित रासायनिक समीकरण का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा, वैद्युत अपघटन। अपघटन हम पहले ही समझ चुके हैं कि अपघटन क्या होता है। अपघटन का अर्थ होता है टूटना, खंडित होना, अलग अलग होना। और यहाँ पर एक नई इसमें शब्द जुड़ गया है, वैद्युत, यानी कि अपघटन की वैसी प्रक्रिया जो विद्युत के उपस्थिति में हो या विद्युत धारा के सहायता से उसका अपघटन किया जाए, उसको खंडित किया जाए या तोड़ा जाए, तो वैसी अभिक्रिया को हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। या हम वैसी अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति से हो या विद्युत धारा की सहायता से हो, विद्युत धारा के सहायता से संपन्न हो, तो वैसी अभिक्रिया को हम वैद्युत अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। जैसे कि अगर हम NaCl को वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तो ये भी वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है Na+ में और Cl- में। कहने का अर्थ कि लेकिन एक चीज़ यहाँ पे होना चाहिए कि ये द्रवित अवस्था में होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नमक के ठोस रूप को लेकर के वहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो उससे ये हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ये जो भी अभिक्रिया इसमें होगा, वैद्युत अपघटन की अभिक्रिया होगा, उसमें जो भी कंपाउंड हम लेंगे वो कंपाउंड द्रवित अवस्था में होना चाहिए, अर्थात लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, तभी हम इस अभिक्रिया को संपन्न कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड जो कि साधारण नमक है, तो साधारण नमक ठोस रूप में पाया जाता है, लेकिन उस रूप में अगर लेकर के हम उसके साथ अगर रिएक्शन करें
करे या छेड़छाड़ करे तो उसमें कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। बट उसी को अगर जल में घोल करके यानी कि द्रवित अवस्था में रख करके तब जाकर उसमें इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो सोडियम आयन अलग बना लेता है, क्लोरीन आयन अलग बना लेता है। यानी कि इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर मुक्त होता है और अधातु या गैस जो कह लेते हैं वो एनोड पर मुक्त होता है। यानी कि Na+ यानी कि इसमें सोडियम आयन है और ये क्लोरीन आयन है, प्लस लग गया तो आयन में कन्वर्ट हो गया। तो सोडियम आयन जो कि धन आयन है, इस पे ऋण आयन है। तो जो धन आयन होते हैं वो कैथोड पर मुक्त होने लगते हैं और एन आयन होते हैं वो एनोड पर मुक्त होने लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जो द्रवित अवस्था में हो जिसमें धातु कैथोड पर मुक्त होता है और अधातु एनोड पर मुक्त होता है उसे हम बोलते हैं क्या, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि अपघटन हम पहले ही समझ चुके थे। अपघटन का तो टूटना होता है, यहाँ भी ये टूट गया। पहले सोडियम क्लोराइड एक साथ था, अब सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, ये जो अभिक्रिया दिखाएंगे, अभिक्रिया को दर्शाएंगे, अभिक्रिया को डिनोट्स करेंगे तो वहां पे ये द्रवित अवस्था में दर्शाना मायने रखता है। ये जो क्रिया होगा द्रवित अवस्था में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। दैट इज एनफ फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही, क्या फिर मिलते हैं अगले दिन।